नमस्कार दोस्तों। अनामिक लेखक लिखित बिखरे अल्फाज इन कहानियों की महफिल में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप डेस्टिनी में विश्वास रखते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो महज इत्तेफाक से होता है? तो आइए आज की कहानी के ज़रिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी को लिखा है ऋषभ गुलालकरी ने, जो कि 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो आज सुनते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, जिसका नाम है इत्तेफाक। हम इंसानों की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। उसे पूरी तरह समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कहते हैं जिंदगी समझने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। वो आपके तय किए गए रास्तों के मुताबिक नहीं चलती। उसके अपने रास्ते होते हैं, और जरूरी नहीं कि जिंदगी के रास्ते और आपके तय किए गए रास्ते एक दूसरे से मेल खाते हों। जिंदगी के रास्तों पर कई सरप्राइज होते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का सरप्राइज था लोकल ट्रेन में मेरी एक अजनबी से हुई मुलाकात। बात उन दिनों की है जब मोबाइल फोन का जन्म नहीं हुआ था। लोग तब कॉर्डलेस और लैंडलाइन फोन के दीवाने थे। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास होते तो आपका कोई पर्सनल फोन नंबर नहीं हुआ करता था। और तब ये शहर हाल ही में बॉम्बे से मुंबई बना था। उन दिनों मेरी भी नई नौकरी लगी थी, जिससे मैं काफ़ी खुश था। फोर्ड इलाके में मेरा ऑफिस था और मेरे किराए का रूम था गोरेगांव स्टेशन के करीब। लोकल ट्रेन से मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी छोटी सी तनख्वाह में मैं जैसे तैसे अपना महीना गुजार पाता था। इतनी छोटी सी तनख्वाह में लोकल ट्रेन की सेकंड क्लास का पास ही अफोर्ड कर पाता था मैं। तब मेरा ख्वाब हुआ करता था कि किसी रोज मैं भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आना जाना शुरू करूं। सेकंड क्लास की भीड़ तो जिंदगी भर से देखता आया था मैं। छोटे बच्चे जैसे मेले में झूले को देखकर खुश होते हैं ना, ठीक वैसे ही रोज प्लेटफॉर्म पर धीमी होती ट्रेन का वो गुजरता हुआ फर्स्ट क्लास का डिब्बा देखकर बेवजह ही खुश होता था मैं। मुझे मेरा काम बहुत पसंद था। मेरी लगन और काम करने के जज्बे को देखकर कंपनी के मैनेजर साहब ने 2 साल बाद ही मेरी तनख्वाह बढ़ाने के साथ साथ मुझे बोनस देने का भी फैसला किया। जब उन्होंने मुझे ये खुशखबरी दी तो मैंने उनसे बस एक ही दरख्वास्त की। मैंने उनसे उस बोनस के बदले साल भर के लिए फर्स्ट क्लास के पास की मांग की। मेरी अजीब सी मांग सुनकर मैनेजर साहब भी थोड़ा दंग रह गए। फिर उन्होंने मेरी मांग स्वीकार की और मेरे लिए पास का इंतज़ाम भी किया। मुझे आज भी याद है मेरा वो फर्स्ट क्लास में गोरेगांव से चर्चगेट तक का पहला सफ़र। उस दिन मैं रोज़ाना की तरह 8:20 वाली चर्चगेट स्लो में चढ़ा, पर आज मैंने हर रोज़ की तरह सेकंड क्लास के डिब्बे में नहीं, बल्कि पहली बार उस आलीशान डिब्बे में कदम रखा। आज मेरे इर्द गिर्द भीड़ भी काफ़ी कम थी, और तो और बैठने के लिए खाली जगह भी थी। घर से लेकर ऑफिस तक का सफ़र आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी काटा जा सकता था, ये मैंने उस दिन पहली बार जाना। डिब्बे में अधिकतर लोग मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, और उनमें से ज़्यादातर लोग शक्ल से थोड़े खड़ूस भी थे। ऐसे ही एक खड़ूस अंकल के बाजू में थोड़ी जगह दिखी तो मैं उस तरफ बैठने के लिए बढ़ा। अंकल ने अपना बैग बाजू वाली सीट पर रखा हुआ था। मैंने जैसे ही अंकल को वो बैग हटाने के लिए कहा, उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो मैंने उनकी जायदाद मांग ली हो। जैसे तैसे उनको अनदेखा कर चुपचाप मैं उस सीट पर बैठ गया। मन ही मन सोच रहा था कि वाह, इसे कहते हैं सुकून। मानो ऐसा लगा कि 2 साल से जो आपने काम में मेहनत की थी वो सफल हो गई हो। इंसान की जब ज़रूरतें कम होती हैं ना, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही लेता है। कुछ ही मिनटों में अंधेरी स्टेशन आया और गाड़ी 10-15 सेकंड के लिए स्टेशन पर रुक गई। एक दो लोग बाहर उतरे और 2-3 लोग अंदर भी आए। अंदर आए हुए लोगों की तरफ देखकर मैं थोड़ा चौंक गया।
क्योंकि उनमें से एक लड़की भी थी। वो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा निखरता चेहरा, वो लहराते हुए घुंघराले बाल और आंखों में बिजली सी चमक, बाएं कंधे पर लटकती हुई वो बैग और मरून कलर का कुर्ता। हाय, आज तक मैं वो पल भूल नहीं पाया हूं। किसी पागल की तरह मैं उसे घूर रहा था। वो तो गनीमत थी कि उसका ध्यान तब मेरी तरफ नहीं था। अगर उसे पता चलता तो न जाने क्या सोचती मेरे बारे में। हमारे कंपार्टमेंट में बैठने के लिए काफी जगह थी, लेकिन वो लड़की किसी भी सीट पर जाके नहीं बैठी। वो दरवाजे के एक कोने में खड़ी थी। ट्रेन ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और पटरी की आवाज से अचानक मैं होश में आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे घूर रहा था, जो कि गलत था। हाँ, और वैसा लड़का मैं था भी नहीं। काफी शरीफ हुआ करता था मैं। मैंने खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों बार बार मैं उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से उसकी ओर नजर गई तो मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब वो लड़की भी मेरी तरफ देख रही थी। मेरी ओर देखकर वो हल्की सी मुस्कुराई भी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि क्या मैं इसे पहचानता हूँ, क्या मैं इसे जानता हूँ, क्या मैं इससे कभी मिला हूँ। लगता तो नहीं, पर अगर वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी तो मुझे कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा। ये सोचकर जैसे ही मैंने उसे हेलो करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, मेरे बाजू से एक अंकल की आवाज आई। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? ये सुनकर वो लड़की बोली, गुड मॉर्निंग अंकल, आई एम गुड। आप ठीक हो? ओह, तो अब मुझे समझ आया कि वो मुझे नहीं बल्कि इन खड़ूस अंकल को देखकर मुस्कुरा रही थी। और मैं न जाने क्या समझ बैठा, पर तब तक उसे हेलो करने के लिए उठाया हुआ हाथ काफी ऊपर चला गया था। जैसे तैसे उस हाथ को अपने बालों की ओर ले जाकर मैंने खुद को जलील होने से बचाया। कितना बेवकूफ था मैं। आज भी ये सोचकर मन ही मन हंसता हूं। दिल को खुश कर देने वाली बात यह थी कि वो भी मेरे साथ चर्च गेट यानी आखिरी स्टेशन पर उतरी। वो पूरे दिन मैं बस उसके बारे में सोचता रहा। आंखों से वो चेहरा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। काम में भी कुछ खास मन नहीं लग रहा था मेरा, पर मुझे ये डर भी था कि क्या वो मेरी और उसकी आखिरी मुलाकात थी। डर था कि क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि बॉम्बे में इतने लोग हैं कि एक बार देखा हुआ अनजान चेहरा देखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। दूसरी रोज मैंने फिर से अपनी 8:20 वाली चर्चगेट स्लो पकड़ी और वही फर्स्ट क्लास वाले कंपार्टमेंट में बैठ गया। उस दिन भी वो खड़ूस अंकल नजर आए, पर आज उन्हें देखकर मैं खुश हो गया, ये सोचकर कि शायद ये अंकल और उस लड़की का ये कॉमन कंपार्टमेंट है। और जो मैं सोच रहा था वो आखिरकार सही निकला। जब अंधेरी स्टेशन आया तो वो लड़की आज भी ट्रेन में आई। फिर से उस दरवाजे के कोने में खड़ी रही। अंकल को उनका हालचाल पूछा। उस दिन भी मेरी उससे नजर नहीं हट पाई, तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया था। मैं रोजाना वही ट्रेन और वही कंपार्टमेंट में सफर करने लगा। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो या कितनी भी भारी बारिश क्यों ना आ जाए, मैं रोज ऑफिस जाने लगा। पहले मुझे जिन्हें देखकर गुस्सा आता था, अब वो खड़ूस अंकल को देखकर भी मैं खुश होने लगा। रोज वो अंधेरी स्टेशन पर ट्रेन में आती और वही दरवाजे के पास करीब खड़ी हो जाती। अंकल से हाय हेलो करती और चर्च गेट पर उतर जाती। इन सब में कई दिन बीत गए और मुझे समय का कुछ अंदाजा ही नहीं रहा। दिन वे दिन वो और खूबसूरत होती दिख रही थी मुझे। अब उससे बात करने का मन कर रहा था, लेकिन कोई वजह भी तो नहीं थी मेरे पास उससे बात करने की। अब हर रोज एक साथ सफर करते करते शायद उसे भी मेरा चेहरा याद हो चुका था, क्योंकि अब जानबूझकर मैं अंकल के बगल में बैठने लगा था। कभी कभी आंखों से आंखें भी मिलती थीं एक दूसरे के साथ,
पर कभी बात नहीं हो पाई। मैं अजब दुविधा में पड़ चुका था। एक पल के लिए ऐसा लगता था कि चलो चलकर बात करें, फिर दूसरे ही पल ये एहसास होता था कि उसमें और मुझ में फर्क है। उसे देखकर ये तो मैं समझ गया था कि वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, और मैं ठहरा ऑफिस से बोनस के पैसों में फर्स्ट क्लास की पास खरीदने वाला आम लड़का ना। मेरा उससे बात करना नामुमकिन था, इसलिए मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उससे कभी बात कर पाऊंगा। पर ऊपर वाले को शायद मेरी ये बेबसी देखी नहीं गई, और एक दिन उसने मुझ पर अपनी मेहरबानी दिखा ही दी। उस दिन जब मैंने लोकल पकड़ी तो भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि इससे पहले वाली लोकल कुछ खराबियों की वजह से कैंसिल हो गई थी। मैं जब डिब्बे में घुसा तो बैठने के लिए जगह नहीं मिली। हालांकि भीड़ इतनी भी नहीं थी कि मैं खड़ा ना हो सकूं, खड़े होने के लिए जगह ही जगह थी। मैं अंदर की तरफ जाके खड़ा हो गया। मेरे पीछे एक लड़का भी आकर खड़ा हुआ। कुछ देर बाद अंधेरी आया और आज फिर वो ट्रेन में चढ़ी। मेरे ठीक सामने दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। रोज मैं उसे चोरी छिपे देख लेता था, पर आज मैं खड़ा था, इसलिए उसे देख पाना भी मुश्किल था। कहीं उसे शक हो जाता तो पता नहीं क्या सोचती। मेरे पीछे जो लड़का खड़ा था वो कब से बड़ा बेचैन था। बड़ी देर से कभी इधर तो कभी उधर देख रहा था। एक दो बार गलती से धक्का भी दिया उसने मुझे, फिर सॉरी भी बोला। पर मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ हो तब ना, मैं तो अलग ही ख्यालों में डूबा था। कुछ देर बाद बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर रुकने के लिए गाड़ी धीमी हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी पैंट की पिछली जेब से कोई मेरा वॉलेट निकाल रहा है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता, तब तक उस लड़के ने मेरी जेब से मेरा वॉलेट निकाल लिया और वो ट्रेन से भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। ये देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। मेरी चीख सुनकर सब चौकन्ने हो गए। जैसे ही वो लड़का भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ी उस लड़की ने झट से अपनी टांग दरवाजे के बीच डाली, जिससे वो जेब कतरा धड़ाम से ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, आजू बाजू खड़े लोगों ने उसे दबोच लिया और वो उसे मारने लगे। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा और लोगों को मारने से रोका। वो लड़का डर गया था। उसने मुझे मेरा वॉलेट वापस दे दिया और जोर जोर से रोने लगा, माफी मांगने लगा। मुझे उस पर दया आ गई। जैसे तैसे मैंने लोगों को समझाया और उसे छोड़ दिया। स्टेशन से गाड़ी निकली और मेरा वॉलेट लेकर मैं वापस गाड़ी में चढ़ा। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं भूल ही गया कि उस जेब कतरे को इस लड़की ने गिराया था। कितनी तेज थी ना वो लड़की। जैसे ही मैं अंदर आया मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, उसे पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर वो मुस्कुराती हुई बोली, इट्स ओके। बस आइंदा से अपना वॉलेट पैंट की आगे की जेब में या फिर अपने बैग में रखना। हाँ जरूर। बस इतना बोलकर मैं मुस्कुराया और वहीं उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद कुछ देर के लिए फिर से सन्नाटा छा गया। ट्रेन के पटरी की आवाज को छोड़कर सारा आलम शांत था। तब तक मन ही मन न जाने क्या ख्याली पुलाव पक रहे थे मेरे अंदर। आज बात तो शुरू हो गई है, पर आगे कैसे बढ़ाई जाए ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इस मामले में मैं शायद थोड़ा कच्चा भी था। इससे पहले मैं कुछ बात करने के लिए बहाना सोचता, उसने ही बात शुरू कर दी। उसने मुझसे सवाल किया, शायद तुम भी रोज इसी लोकल से ऑफिस जाते हो ना। ये सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि वो मुझे जानती थी। आज तक तो मैं ये सोचता था कि कभी इसने मेरी तरफ देखा भी होगा कि नहीं। मैंने कहा, हाँ मेरा ऑफिस चर्च गेट पर है और 9:30 से पहले मुझे वहां पहुंचना होता है, तो मैं इसी लोकल से सफ़र करता हूँ।
ये सुनकर वो बोली, अच्छा तो तुम भी चर्च गेट पर उतरते हो? मेरा भी ऑफिस उसी तरफ है। बाय द वे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। अब मेरी गाड़ी सही ट्रैक पर आ रही थी। भगवान की मेहर से जो काम मुझे करना था वो कर रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ओह सॉरी, मैं नाम बताना भूल ही गया। आई एम राजीव। एंड व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स योर गुड नेम? मुझसे हाथ मिलाकर वो बोली, नाइस टू मीट यू राजीव, आई एम ईशा। तो ये थी ईशा और मेरी पहली मुलाकात। है ना एकदम फिल्मी स्टाइल। तब मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैं या तो किसी सपने में खोया हूं या कोई फिल्म देख रहा हूं, पर जो हो रहा था हकीकत थी। और उस दिन चर्च गेट आने तक हमने थोड़ी बहुत बातें की। जब हम उतरे तो बातों बातों में मुझे ये पता चला कि हम दोनों के ऑफिस ठीक एक ही रास्ते पर पड़ते थे। मेरे ऑफिस वाले रास्ते पर पहले उसका ऑफिस पड़ता था और वहां से एक आध किलोमीटर आगे मेरा दफ्तर। स्टेशन से उतरने के बाद 5-7 मिनटों में बातें करते करते हम उसके ऑफिस तक पहुंच गए। फिर मैंने उसे गेट तक छोड़ा और मैं मेरे दफ्तर की ओर चल पड़ा। उस दिन मैं बड़ा खुश था। जितनी खुशी मेरी तनख्वाह बढ़ने पर नहीं हुई थी, मुझे उससे ज्यादा खुशी उस दिन हो रही थी। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले सत्या की डेस्क पर गया मैं। सत्या, पूरा नाम सत्य प्रकाश बालचंद्र वाडेकर। सत्या मेरा सबसे करीबी दोस्त था। बस उसका नाम ही काफी भारी भरकम था। बाकी सारी हरकतें बच्चों वाली थीं। सत्या दुनिया का एकमात्र बंदा था जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मैं उससे सारी बातें शेयर किया करता था। जिस दिन ट्रेन में ईशा को पहली बार देखा था तो सबसे पहले आकर सत्या को बताया था मैंने। आखिरकार मुझे कोई लड़की पसंद आई हो, ये सुनकर मुझसे ज्यादा खुश तो सत्या था। इसलिए आज मैंने ईशा से पहली बार बात की थी, ये मुझे सत्या को बताना था। तो ऑफिस आते ही मैं सीधे उसकी डेस्क की ओर चला गया। वो कुछ काम कर रहा था। तब भी उसको जबरदस्ती उठा के ऑफिस से बाहर चाय पिलाने ले गया। लेकर गया था चाय पिलाने, और इन भाई साहब ने तो मेरी बात सुनकर खुशी के मारे पूरे रेस्टोरेंट के किचन खाली कर दिए। मेरी बात सुनते हुए 7-8 लोगों का नाश्ता अकेले खा गया वो कमीना। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव आया। सबसे पहला बदलाव, मैंने घर में एक बड़ा आईना खरीदा, क्योंकि अब मेरा शक्ल सूरत ठीक करने वाला समय आ चुका था। रोज कम से कम 10-15 मिनट आईने के सामने बिताकर फिर स्टेशन की ओर निकलता था मैं। अगले इतवार को जेवरी बाजार जाकर 2-3 इत्र की शीशियां भी खरीद ले आया था। अब ट्रेनों में सीट पर बैठना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि अब दरवाजे के पास खड़े होकर ईशा के साथ बात करके सफर करना उन खड़ूस अंकल के पास बैठकर सफर करने से लाख गुना अच्छा था। बस यूं समझ लीजिए कि अब मुझे ऑफिस जाना अच्छा लगने लगा था। बातों बातों में कब अंधेरी से चर्चगेट आता और कब चर्चगेट से ईशा का ऑफिस आ जाता पता ही नहीं चलता। ईशा बहुत बातूनी थी और मैं ठीक उसका उल्टा, ज्यादातर चुप रहने वाला। पर शायद इसलिए हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती थी। मैं अच्छा लिसनर था। उसकी अनगिनत बातें मैं इत्मीनान से सुनता रहता था। उसके साथ कुछ वक्त बिताकर मैं इतना तो समझ गया था कि ये लड़की औरों से अलग है। एक दिन बातों बातों में मैंने उससे पूछा, ईशा, मुझे तुम्हारी 2 बातें आज तक समझ नहीं आई। पहली ये कि हमारी लोकल में लेडीज फर्स्ट क्लास वाला डिब्बा भी तो है, फिर भी तुम जनरल फर्स्ट क्लास में सफर करती हो, ऐसा क्यों? यह सुनकर वो गुस्से वाले अंदाज में बोली, क्यों? ऐसा कहीं का रूल है क्या कि जनरल फर्स्ट क्लास में किसी लेडीज पैसेंजर को सफर करना अलाउ नहीं है? तुम लोगों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है? उसको गुस्सा होते हुए देख मैं थोड़ा डर गया। दबी सी आवाज में उसे बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था।
फिर थोड़ी ऊंची आवाज में वो मुझसे बोली, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हारा मतलब। अब मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मुझे लगा कि मैंने वो सवाल पूछकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरी ये हालत देखकर उससे रहा नहीं गया और वो अचानक से हंस पड़ी। 2 मिनट लगातार हंसने के बाद मेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर वो मुझसे बोली, अरे बाबा, तुम तो सचमुच सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो बस तुम्हारे तोते उड़ते हुए देखने थे। ये सुनकर मेरी जान वापस आई। थोड़ा शर्मसार होके मैं उससे बोला, तुम भी ना, डरा ही दिया मुझे। लगता है अब से तुमसे कुछ पूछने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। फिर से हंसकर वो मुझे बोली, अरे मैं सच में मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, जब मेरा जॉब शुरू हुआ था तो मैंने सबसे पहले लेडीज कंपार्टमेंट में ही ऑफिस जाना शुरू करा था। पर उस कंपार्टमेंट में दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आजकल वहां इस जनरल फर्स्ट क्लास से भी ज्यादा भीड़ होती है और मुझे भीड़ पसंद नहीं। दूसरी बात ये कि ये लेडीज लोग कुछ ज्यादा ही बातें करती हैं। 1 मिनट की शांति नहीं मिलती थी मुझे वहां। फिर एक दिन जल्दबाजी में मैंने जनरल फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में कदम रखा। यहाँ देखा तो भीड़ भी कम थी और सब लोग अपने अपने न्यूज़पेपर में लगे हुए थे। कोई बात नहीं कर रहा था। एकदम शांति थी। बस यही बात मुझे पसंद आई और इसी कंपार्टमेंट में सफ़र करना ठीक लगा। ये सुनकर मैंने कहा, मगर ये जनरल वाला कंपार्टमेंट तुम्हें सेफ। मेरी बातों को बीच में रोककर वो बोली, ये कंपार्टमेंट मेरे लिए सेफ है या नहीं, ये सोच रहे हो ना तुम? तुम्हें याद है उस दिन जब तुम्हारा वॉलेट लेकर वो लड़का भाग रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल याद है। तुमने अपने पैरों से उसे गिराया था। वो बोली, एग्जैक्टली। तो मिस्टर, मुझे तुम ऐसी वैसी लड़की मत समझना। 7 साल मार्शल आर्ट सीखा है मैंने। मेरा बस चले तो 2-3 मिनट में किसी की भी हड्डी पसली एक कर सकती हूं मैं। खूबसूरती के साथ साथ जानलेवा अदाएं, ये कॉम्बिनेशन तो भाई साहब मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने मजाक में उसे कहा, जिस हिसाब से तुमने उस बेचारे को गिराया था, वो देखकर अब मेरा वॉलेट चुराने की जरूरत बॉम्बे में कोई जेब कतरा नहीं करेगा, चाहे फिर से मैं उसे अपनी पिछली जेब में ही क्यों ना रखूं। ये सुनकर हम दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद उसे कुछ याद आया और वो बोली, तो मिल गया तुम्हें पहले सवाल का जवाब। और दूसरी बात क्या पूछ रहे थे तुम? मुझे अचानक से याद आया और मैंने उससे पूछा। दूसरा सवाल ये था कि ट्रेनों में कई बार खाली सीट होने के बावजूद तुम हमेशा दरवाजे के सटे क्यों खड़ी रहती हो? आराम से बैठकर भी तो सफर किया जा सकता है। मेरा सवाल सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद मेरी ये बात तुम्हें बचकानी सी लगेगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे कभी लोकल से सफर नहीं करने दिया। तब मैं छोटी थी, इसलिए मेरी उनके सामने एक नहीं चलती थी। मेरे सारे दोस्तों और सहेलियों के घर वाले अक्सर उन्हें लोकल ट्रेन से ही बॉम्बे घुमाया करते थे। पर कहीं जाना हो तो मुझे बस कार में ही सफर करने की इजाजत थी। फिर चाहे स्कूल में जाना हो, कोचिंग सेंटर जाना हो या फिर किसी फ्रेंड के घर जाना हो, लोकल में सफर करना उन्हें लोकल क्लास और अनसेफ लगता था। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं किसी लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर पटरी के किनारे लगे पेड़ों को पीछे छोड़ता देखूं, खुली हवा में सांस लूं, ना कि वो एसी कार में। बस ऐसा समझ लो कि वही सपना आजकल मैं जी रही हूं। ये लड़की सच में अलग थी। एसी कार के बदले लोकल ट्रेन से कौन सफर करना चाहेगा भला? मैंने उससे अगला सवाल पूछा, तो अब तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं रोकते? तो मुस्कुरा कर वो बोली, हाँ रोकते हैं ना, बल्कि रोज सुबह इसी बात को लेकर डांटते भी हैं। लेकिन तब मैं छोटी थी,
इसलिए उनकी बात माननी पड़ती थी। ऐसा नहीं कि आज सुनना छोड़ दिया है मैंने, अब भी मैं उनकी बात सुनती हूँ, पर करती अपने मन की ही हूँ। बातें करते करते उसका ऑफिस आ गया और मुझे ना चाहते हुए भी उसे अलविदा कहना पड़ा। हमारी मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब कई दफ़ा शाम में ऑफिस के बाद कहीं घूमने या फिर साथ डिनर के प्लान बनने लगे। सुबह की ट्रेन वाली मुलाकात तो अब आम बात हो गई थी। असली मज़ा तो अब शाम की मुलाकातों में आने लगा था, क्योंकि शाम की बातें ज़्यादा गहरी होती थी। मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर पाता था उससे, पता नहीं क्यों। शायद मैं ऐसा ही था हमेशा से। पर उसकी बातें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। तो दोस्तों, ये था मेरे यार ऋषभ ने लिखी कहानी इत्तेफाक का पहला हिस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक की कहानी पसंद आई होगी। राजीव और ईशा की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। अब आगे क्या होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से जान पाएंगे? क्या इनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार का अगला मोड़ ले पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा हिस्सा इत्तेफाक पार्ट 2 जल्द ही।